हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 34। शगुन के घर में शादी की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। उधर गुड्डू दिन भर घर में रहकर बोर हो रहा था। वह ना बाहर जा सकता था, ना ही घर में रह सकता था। सोनू भैया ने पार्टी का कहा। अब तो बस गुड्डू रात होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रात हुई, गुड्डू पहुंच गया छत पर और साथ में गोलू भी चला आया। रोशनी और मनोहर फोन पर बात कर रहे थे। रोशनी ने उसे मिलने को बुलाया तो वह भी चला आया। सोनू भैया ने छत के ऊपर वाले कमरे में पार्टी का सारा इंतजाम कर रखा था। गुड्डू और गोलू दोनों छत से दीवार फांदकर सोनू भैया की छत पर आए। चलते हुए गुड्डू की नजर रोशनी की छत की दीवार के पास खड़ी परछाई पर पड़ी तो गुड्डू उस ओर चला आया। देखा मनोहर और रोशनी दोनों वहां एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। रोशनी ने गुड्डू को देखा तो उसकी घिग्गी बन गई। मनोहर को इसकी भनक तक न थी, इसलिए उसने रोशनी से कहा, रोशनी एक तो किस दो ना। गुड्डू को अपने सामने देखकर रोशनी ने ना में गर्दन हिला दी। मनोहर, जो कि गुड्डू की ओर पीट करके खड़ा था, उसने कहा, रोशनी काहे इतना सता रही हो यार, मतलब एक तो किसी तो देना और गाल पर मांग रहे हैं, दे ही दो। रोशनी चुप थी तो गुड्डू ने कहा, हम दे दें दोनों गालों पर। गुड्डू की आवाज सुनते ही मनोहर पलटा और देखा गुड्डू खड़ा है तो हड़बड़ा कर कहा, अबे गुड्डू तुम यहाँ, तुम कब आए? जब वो तुम इमरान हाशमी बनने की कोशिश करे रहे, चले शर्म नहीं आती तुम्हें? मतलब जहां जगह मिले टूट पड़ो। गुड्डू ने गुस्सा होकर कहा। मनोहर उसके पास आया और उसका कंधा दबाते हुए कहा, अरे भाई गुड्डू, स्पेशल मोमेंट है यार, समझो यार बात को। हमें कुछ नहीं समझना, तुम चलो यहां से, और तुम रोशनी तुम जाओ नीचे, क्या समझी? गुड्डू ने कहा तो रोशनी मुंह बनाकर चली गई। यार गुड्डू, होने वाली बीवी से मिलना पाप है का? मनोहर ने कहा, नहीं कोई पाप नहीं है, पर शादी से पहले किसी लड़की को इस तरह छूना पाप है। गुड्डू ने कहा, और ये सब बातें कौन सिखाए? मनोहर ने कहा, हमारे पिताजी सिखाए हैं, और तुम चाहो तो तुमको भी सिखा देंगे, कहो तो बुलाएं। गुड्डू ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। मनोहर ने कहा। रोशनी अब तक वहां से जा चुकी थी और गुड्डू से लेकर सोनू भैया की छत पर आ गया। रूम में आते ही सोनू ने गोलू से दरवाजा बंद करने को कहा और बढ़िया म्यूजिक लगा दिया। सोफे पर गुड्डू आ बैठा। सोनू ने 4 पैक बनाए और एक एक करके गोलू और मनोहर की ओर बढ़ा दिए। जैसे ही गुड्डू को दिया, गुड्डू ने कहा, अरे नहीं भैया, हम ये सब नहीं पीते। अरे गुड्डू मर्द बनो मर्द। कहते हुए सोनू भैया ने जबरदस्ती गुड्डू को पिला दी। एक पैक पीते ही गुड्डू को चढ़ गई। वह सोफे पर बैठे बैठे बाकी तीनों को देखने लगा। कुछ ही देर में वो 3 उससे 6 नजर आ रहे थे। गोलू ने सिर्फ एक पैक पिया, बाकी उसका पूरा ध्यान नमकीन और ऑमलेट निपटाने पे था। सोनू को पीने की आदत थी, इसलिए उसे चढ़ी नहीं। वह मस्त धीरे धीरे अपना पैक खत्म कर रहा था। वही मनोहर 3 पैक पीकर भी सीधा खड़ा था। सभी बैठ गए। सोनू ने म्यूजिक बंद कर दिया। अचानक गुड्डू हंसने लगा। तीनों हैरानी से उसे देखने लगे। गुड्डू हंसा और फिर हंसता ही रहा तो गोलू उसके पास आया और कहा, अरे गुड्डू भैया, क्या हुआ, हंस काहे रहे हो? गोलू, हमारे पिताजी कितने बड़े हिटलर है, तुम वो जानते हो ना। आज तक उन्होंने हमें कभी नहीं समझा। हमारी पसंद पूछे बिना ही हमारी शादी तय कर दी। पिंकिया कैसी भी हो यार, पर थी तो हमारा प्यार ही ना। तुम बताओ, हम स्मार्ट है कि नहीं? गुड्डू ने पूछा। अरे भैया, गोलू ने कहना चाहा। नहीं, पहले तुम बताओ, हम स्मार्ट है कि नहीं? गुड्डू ने गिरते पड़ते पूछा। अरे हो भैया, बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है पूरे कानपुर में। गोलू ने गुड्डू को संभालते हुए कहा। पर पिंकी हमको काहे छोड़ के चली गई यार? एकदम से गुड्डू रोने लगा तो गोलू ने अपना सर पीटते हुए कहा, लो, इनका रोना धोना शुरू हुई गवा। पिंकिया ना हो गई मुंशी की दुकान का प्याज हो गवा। जब देखो तब रुलाई जा रही है।
अरे भैया संभालो खुद को। गोलू ने गुड्डू को जमीन से उठाकर सोफे पर बैठाते हुए कहा और सोनू भैया की तरफ पलटकर गुस्से से कहा, अबे काहे पिलाई इसको हजम कहाँ होती है। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ पिंकिया कौन है। मनोहर ने झुंझलाते हुए कहा। बहुत बवाल चीज है भाई साहब, कानपुर का भोकाल कहो उसको, मोहल्ले के सारे लौंडे पागल है उसके पीछे, हमारे गुड्डू मिश्रा भी। सोनू भैया ने घूंट भरते हुए बहुत ही इत्मीनान से कहा, तुम लोग कहीं वो शर्मा जी की लड़की की बात तो नहीं कर रहे हो। मनोहर ने याद करते हुए कहा, हाँ भैया वही, उन्होंने ही जीना हराम कर रखा है। गोलू ने नीचे गिरते हुए गुड्डू को संभालते हुए कहा, अरे यार वो तो बहुत गजब, मतलब एकदम कमाल है। मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल नहीं धमाल कहो धमाल। सोनू ने एक और पैग मनोहर की ओर बढ़ाकर कहा, अबे तुम लोग पिंकिया की तारीफ करना बंद करो यार, पहले गुड्डू भैया को संभालो। गोलू ने झुंझला कर कहा, जिसके लिए गुड्डू को संभालना अब मुश्किल हो रहा था। गोलू छोड़ दो उसको, कहीं नहीं जाएगा वो। सोनू भैया ने कहा तो गोलू ने गुड्डू को सोफे पर बिठाया और खुद आकर नमकीन खाते हुए कहने लगा, अगर शादी के बाद भी इनका यही पिंकी आलाप चलता रहा ना तो जिंदगी भसड़ हो जानी है इनकी। भाभी को काम मुंह दिखाएंगे हम। शादी गुड्डू की है तो मुंह तुम काहे दिखाओगे बे। सोनू भैया को अब थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी थी। मनोहर ने उसे कुर्सी पर बिठाया और कहा, यार तुम लोगों से जब सहन नहीं होती तो पीते काहे हो। मनोहर का इतना कहना था कि सोनू भैया ने रोने वाली शक्ल बनाई और कहने लगा, कौन कमबख्त पीना चाहता है भाई, हम तो पीते हैं ताकि उन्हें झेल सके। उन्हें किने? मनोहर ने पूछा। अबे तुम्हारी भाभी यार, बहुत ताने मारती है, जब से शादी हुई है रंगबाजी को तरस गए हैं, बस उसी के बदलते रंग देख रहे हैं। बहुत दुख है हमारी जिंदगी में, अपनी पर्सनल बीवी रह गई इसलिए किसी को कुछ कह नहीं सकते। सोनू भैया ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। मनोहर ने अपना ग्लास नीचे रखा और सोफे पर बैठते हुए कहा, यार तुम दोनों की बातें सुनकर तो साला हमें डर लगने लगा है, हम तो खुद शादी करने जा रहे हैं। तुम बहुत हिम्मत वाले हो मनोहर जो शादी कर रहे हो, वरना हमसे पूछो क्या बीत रही है हम पे। सोनू ने बोतल की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा तो गोलू ने बोतल छीन ली और गुड्डू की ओर इशारा करके कहा, यहाँ एक देवदास को नहीं संभाल पा रहे, तुमको दूसरा बनना है, अब कोई नहीं पिएगा। ठीक है गोलू नहीं पीते, पर उसको तो देखो वो है या चल बसा। सोनू ने बेसुध लेटे गुड्डू की ओर देखकर कहा। गोलू ने आकर गुड्डू को देखा। गुड्डू सो चुका था। ये दूसरी बार था जब गुड्डू ने शराब पी थी। गोलू ने गुड्डू के सर को सीधा करके तकिया लगाया और खुद आकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद सोनू और मनोहर भी सो गए। सुबह 7 बजे सोनू भैया की आंख मिश्रा जी की आवाज सुनकर खुली। सोनू आंखें मसलते हुए बालकनी में आया और देखा घर में अफरा तफरी मची है। सब यहाँ से वहां परेशान घूम रहे हैं। सोनू भैया जल्दी से कमरे में आए और गोलू को उठाते हुए कहा, गोलू गोलू, अबे उठो का कुंभकर्ण बन के सोए पड़े हो। सोनू भैया की आवाज सुनकर गोलू हड़बड़ा कर उठा और कहा, का हुआ भैया। अरे यार गुड्डू के घर में जाकर देखो का मैटर हुई गवा, कहीं मिश्रा जी हमारी पार्टी के बारे में पता तो ना चल गया हो, हम जाएंगे तो पंगा हो जाएगा, तुम हो जाओ। सोनू भैया ने गोलू को उठाते हुए कहा। गोलू अनमने मन से उठा और नीचे चला आया। गुड्डू के घर आया तो देखा आंगन में भीड़ जमा है। गोलू आया और मिश्रा जी के बगल में आकर खड़ा हो गया और उबासे लेते हुए कहा, क्या हुआ, दादी सुलट गई का। मिश्रा जी ने सुना तो गोलू की ओर पलटे और एक थप्पड़ उसे रसीद करके कहा, सुबह सुबह कांड संट पक रहे हो, 100 साल जिएगी हमारी अम्मा। आपकी अम्मा तो 150 साल भी जी लेगी, लेकिन आपके थप्पड़ खाए खाए के हम 30 से ज्यादा ना जी पाई हैं। गोलू ने गाल सहलाते हुए मन ही मन खुद से कहा। गुड्डू कहाँ है, कुछ पता है? गोलू को चुप देखकर मिश्रा जी ने पूछा। गुड्डू भैया तो, इनको सच पता चला तो फिर से थप्पड़ पड़ेगा, इनको बताता ही नहीं हूं।
हमें नहीं पता, हम तो अभी अभी आए हैं, गोलू ने अनजान बनते हुए कहा। पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का, सवेरे से कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहते हुए मिश्रा जी अपना फोन कान से लगाए हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही गोलू गिरते पड़ते भागा सोनू भैया के घर और उन्हें पूरी बात बताई। सोनू ने जल्दी जल्दी गुड्डू को उठाया। गुड्डू गहरी नींद में सोया हुआ था, वह सोनू के उठाने पर भी नहीं उठ रहा था। तो सोनू ने झुंझलाकर गोलू से कहा, गोलू एक तो लात मारो इनके पिछवाड़े पे। गोलू ने एक लात गुड्डू को मारी। गुड्डू हड़बड़ाकर उठा और कहा, हाँ क्या हुआ? अबे तुम्हारे पिताजी तुमको ढूंढ रहे हैं, थोड़ी देर में घर नहीं पहुंचे ना तो बवाल हो जाना है, सोनू ने कहा। तो गुड्डू जल्दी से उठा और कहा, पहले काहे नहीं बताए? गुड्डू जल्दी से बालकनी में आया और लटक कर अपने घर की छत पर, लेकिन नीचे गली में खड़े मिश्रा जी ने गुड्डू को देख लिया और सीधा अंदर आए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और सीधा ऊपर चले आए। ऊपर आकर उन्होंने आवाज दी, गुड्डू, ए गुड्डू। जी पिताजी, गुड्डू ने उनके सामने आकर कहा। मन ही मन वह घबरा भी रहा था कि कहीं पिताजी को पार्टी वाली बात के बारे में पता न चल जाए। मिश्रा जी ने गुड्डू को ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, कहाँ थे बेटा? यहीं थे पिताजी, गुड्डू ने नजरें चुराते हुए कहा। ई तो हुआ झूठ, अब ई बताओ सुबह सुबह सोनू की छत पर क्या कर रहे थे? मिश्रा जी ने शांत लहजे में पूछा। गुड्डू की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। हर बार मिश्रा जी उसका झूठ पकड़ लेती थी। गुड्डू ने धीरे से कहा, ओ सोनू भैया और गोलू मनोहर शादी की पार्टी मांग रहे थे, इसलिए उनके घर पर। दिमाग खराब है तुम्हारा गुड्डू, हम मना किए रहे कि हल्दी लगे लड़के को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम हो कि पार्टी मनाने में लगे हो। नीचे तुम्हारी अम्मा कितनी परेशान है तुम्हें घर में ना पाकर, मिश्रा जी ने डांटते हुए कहा। पिताजी हम वो, गुड्डू ने कहना चाहा। मिश्रा जी गुड्डू के पास आए और कहा, देखो बेटा, जवानी और जबानी ना सोच समझकर खर्च करो, वरना लंका लगते देर नहीं लगती, क्या समझे? जी पिताजी, गुड्डू ने सर झुकाए कहा। नहाकर नीचे आ जाओ, पंडित जी आने वाले हैं, कुछ रस्म है, कहते हुए मिश्रा जी चले गए। गुड्डू कमरे में आया और कबर्ड में रखे कपड़े लेकर नहाने चला गया। नीचे आया, उसे देखते ही मिश्राइन उसके पास आई और कहा, अरे गुड्डू कहाँ चला गया था सुबह सुबह? मालूम है कितना परेशान हो गए थे हम। अरे अम्मा ऊपर छत पे थे, कानों में हेडफोन लगा रखा था तो सुनाई नहीं दिया, गुड्डू ने कहा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम आओ यहाँ बैठो पंडित जी के पास, कहते हुए मिश्राइन गुड्डू को लेकर पंडित जी के पास चली आई। पंडित जी पूजा शुरू कर दी और गुड्डू के हाथ पर शादी से जुड़े शुभ धागे बांधते हुए कहा, शादी से पहले इन्हें उतारना नहीं है, तुम्हारी दुल्हन के हाथों खुलेगा ही। गुड्डू ने हाँ में सर हिला दिया। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। पूजा खत्म हुई तो गुड्डू उठकर आंगन में चला आया। मिश्रा जी ने रसोइये से कहकर सबके लिए नाश्ता लगवा दिया। सबने नाश्ता किया। शादी में अब 2 दिन बचे थे, इसलिए घर में मेहमानों की संख्या बढ़ने लगी। गुड्डू के कमरे पर उसके रिश्तेदारों का कब्जा हो चुका था। दिन भर आने वाले मेहमानों के पैर छूते छूते गुड्डू की कमर अकड़ने लगी थी। थक कर वह सोफे पर आकर बैठा और जैसे ही आंखें मूंदी, लाजो ने कहा, गुड्डू भैया, अम्मा जी ने आपको छत पर बुलाया है। काहे? गुड्डू ने आंखें मूंदे कहा। अरे मेहंदी लगनी है आपके हाथों में, इलिए बुला रहे हैं, चलिए, लाजो ने कहा। यार ये शादी कब होगी हमारी? गुड्डू ने एकदम से उठकर बैठते हुए कहा। क्या बात है गुड्डू भैया, शादी की इतनी जल्दी है आपको? भाभी जी के बिना रहा नहीं जा रहा, नहीं? लाजो ने कहा। नहीं, इसलिए जल्दी है ताकि इन झमेलों से हमारा पीछा छूटे। न चैन से खाने देते हैं न सोने। अम्मा से जाके कह दो हम नहीं आ रहे, गुड्डू ने कहा और फिर आंखें मूंद ली। लेकिन बेचारे गुड्डू की जिंदगी इतनी भी अच्छी नहीं थी। पास से गुजरते हुए मिश्रा जी ने सुन लिया और आकर कहा, शगुन की मेहंदी है बेटा, लगवाए लो। मर्द की जिंदगी में ये अवसर एक ही बार आता है। मिश्रा जी की आवाज सुनकर गुड्डू ने आंखें खोली।
मन मारकर खड़ा हुआ और लाजो के साथ चला गया। मिश्रा जी दूसरे कामों में बिजी हो गए। गुड्डू ऊपर आया तो देखा हॉल में पूरा इंतजाम है और ढेर सारी औरतों के बीच वह अकेला मर्द है। गुड्डू आकर पाटे पर बैठ गया। अंजलि भाभी ने उसके हाथों पर मेहंदी लगाना शुरू किया। गुड्डू चुपचाप बैठा सबकी बातें सुनता रहा। सभी उसे बार बार छेड़ रही थी। अंजलि भाभी ने गुड्डू के दोनों हाथों पर मेहंदी लगाई। उसने गुड्डू के हाथ पर अर्पित लिख दिया और दूसरे हाथ पर शगुन लिख दिया। जब गुड्डू ने देखा तो कहा, अरे शगुन काहे लिखी हो हमारे हाथ पर? गुड्डू जी, मेहंदी में नाम लिखने से ना प्यार बढ़ता है, और हथेली में क्या, हमारी देवरानी का नाम तो आपसे जुड़ ही चुका है। अंजलि ने कहा तो गुड्डू मिश्राइन की ओर देखने लगा। अरे तो ठीक है ना गुड्डू, शगुन के नाम की मेहंदी लगी है तो उसका नाम लिखने में क्या हर्ज है? तुम भी ना कमाल करते हो, मिश्राइन ने कहा। मेहंदी लग जाने के बाद गुड्डू वहां से उठकर कमरे में चला आया। बार बार उसकी नजर मेहंदी में लिखे शगुन के नाम पर चली जाती। गुड्डू उठा और बाथरूम में आकर उसे धो दिया। हल्का रंग उसके हाथों पर आ चुका था, साथ ही साथ शगुन का नाम भी। गुड्डू वापस अपने कमरे में आया और आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया। उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे उसका दिल उससे कह रहा हो, मेहंदी में लिखा नाम तो मिटा दिया, किस्मत में लिखा नाम कैसे मिटाओगे गुड्डू? तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 34। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। हर हर महादेव।